हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओफेन और वैनी के बीच खतरनाक फाइट हुई थी। उस फाइट में जाओफेन ने एक साथ टाओइज्म, बुद्धिज्म और घुसकिन साइकिल कल्टीवेशन स्किल का यूज किया था। जाओफेन की ऐसी पावर देखकर वैनी काफी ज्यादा चौंक गए थे और उन्होंने जाओफेन पर हमला करना बंद कर दिया था। ये देख जाओफेन ने भी उन पर हमला करना बंद कर दिया था। लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन तभी मिस्टर घोस्ट वैनी पर पीछे से हमला कर देते हैं। उनके हमले से वैनी बुरी तरह से घायल हो गए थे और अभी के लिए जमीन पर पड़े करा रहे थे। वहीं जाओपेन वैनी के पास रुककर उनकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है और वो वहां से भाग जाता है। जाओपेन के वहां से जाने के बाद वहां पर जिंगयू आता है, जो वैनी की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था। अब आगे जिंगयू भागकर वैनी के पास जाता है और उन्हें जल्दी से सहारा देकर उठाता है। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, सीनियर सीनियर, आखिर आपको क्या हुआ? आपकी ऐसी हालत किसने की? किसने आपको मारने की कोशिश की? आप मुझे बताइए, मैं उससे आपका बदला जरूर लूंगा। जिंगयू को वहां देखकर अभी के लिए वैनी काफी ज्यादा चौंक गए थे। उन्हें नहीं लगा था कि जिंगयू यहाँ पर आएगा। वो जिंगयू की आंखों में देखने लगते हैं। जिंगयू की आंखों में उन्हें अपने लिए फिक्र दिखने लगती है, जिसे देखकर वो अभी के लिए काफी ज्यादा चौंक गए थे। वो पिछले सैकड़ों सालों से जिंदा थे, लेकिन आज तक इस दुनिया में वो ऐसे किसी इंसान से नहीं मिले थे जो सच में उनकी फिक्र करता हो, जो सच में उनकी रिस्पेक्ट करता हो। पर आज आज पहली बार वो एक ऐसे इंसान को देख रहे थे जो सच में दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता था, जो कोई और नहीं बल्कि जिंगयू था। अभी के लिए वो मरने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि जिंगयू के आज वहाँ आने से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। तभी वो जिंगयू का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके हाथों पर कुछ लिखने लगते हैं। जिंगयू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या लिख रहे हैं, लेकिन वो अभी के लिए चुपचाप उन्हें लिखते हुए देख रहा था। काफ़ी देर तक वो लिखते रहते हैं, इसके बाद वो लिखना बंद कर देते हैं। जिंगयू जल्दी से अपने हाथ को देखता है। इस पर वैनी ने अपने खून से लिखा था, सावधान रहो। ये दो शब्द देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता है आखिर उसे किससे सावधान रहना है। वो इस बारे में वैनी से पूछता है, लेकिन वैनी आगे कुछ कह नहीं पाते हैं। वो अभी के लिए बस जिंगयू के पीछे देख रहे थे। ये देख जिंगयू पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां पर तो कोई नहीं था। पर एक बात जो जिंगयू नहीं जानता था वो ये थी कि जब से वो यहाँ पर आया था, तब से मिस्टर घोस्ट उसके पीछे खड़े थे और उसे मारने के लिए हमला तैयार कर रहे थे। उसी हमले से बचने के लिए वैनी ने उससे कहा था। मिस्टर घोस्ट जिंगयू को मारने ही वाले थे, लेकिन अभी के लिए उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं, जिन्हें सुनकर मिस्टर घोस्ट वहाँ से चले गए थे। ऐसे में जब जिंगयू ने पीछे मुड़कर देखा था, तब मिस्टर घोस्ट वहाँ पर नहीं था। इधर सीन चेंज हो जाता है और हमें क्विंगयू सेक्टर टोंगटियान पीक का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए क्रिस्टल हॉल के बाहर ग्रैंड मास्टर, फैंगजैन वैली के मास्टर और पुहोंग मास्टर खड़े हुए थे। उनके चारों तरफ तीनों सेट के पावरफुल एल्डर्स और पावरफुल लोग मौजूद थे, और उनके बिल्कुल सामने इस दुनिया में जो भी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे वो सभी मौजूद थे। सभी को अभी के लिए क्विंगयू सेट के नीचे से बीस्टों के जोर जोर तरीके से दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। इसका मतलब ये साफ था कि अभी के लिए इविल बीस्ट गॉड की आर्मी क्विंगयू सेक्ट के नीचे पहुंच चुकी है। मतलब अब अगले कुछ ही घंटों में दोनों के बीच एक भीषण युद्ध शुरू होने वाला है। अभी के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। सभी लोग इविल बीस्ट गॉड की पावर को अच्छी तरह से जानते थे। ऐसे में कोई भी उनसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अगर उन्हें जीना था तो उनके पास लड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। ऐसे में आखिरी रास्ता सिर्फ युद्ध करना ही बचता था। यही सोच अभी के लिए सभी लोग खुद को दिलासा दे रहे थे और खुद को शुरू होने वाली खतरनाक फाइट के लिए तैयार कर रहे थे। इधर इन सभी से दूर हमें जाओफेन को दिखाया जाता है, जो न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था और लगातार आगे बढ़ा जा रहा था। उसे अभी भी वैनी की याद आ रही थी। उसके सामने मिस्टर घोस्ट ने वैनी को मार दिया था। वो वैनी की मदद तो करना चाहता था, लेकिन उसे किसी और की प्रेजेंस वहाँ पर फील हो गई थी। ऐसे में वो तुरंत वहाँ से भाग आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसके वहाँ होने का पता लगा सके।
क्योंकि अगर किसी को गलती से भी उसके वहाँ होने का पता चलता तो वो लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते। तभी जाओफेन अपने कंधे की तरफ देखता है। अभी के लिए उसके कंधे पर उसका बंदर नहीं था। दरअसल जाओफेन ने अपने बंदर को अपने साथ नहीं लिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके साथ उसका बंदर भी किसी मुसीबत में पड़े। आगे बढ़ते हुए जाओफेन अभी के लिए एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था और उसी प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते हुए जाओफेन एक केव की तरफ आगे बढ़ रहा था। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद आखिर में वो एक केव के सामने आकर खड़ा हो जाता है। केव के एंट्रेंस पर लिखा था मून केव। मून केव को देखकर जाओफेन अपने ख्यालों में खो जाता है। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए वो और वक्त बर्बाद नहीं करता है और सीधा मून केव के अंदर एंटर कर जाता है। मून केव के अंदर एंटर करते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मून केव के बारे में जो भी अफवाहें उसने सुनी थी उसके मुताबिक उसे लगा था कि मून केव के अंदर तो बहुत सारी जगह होगी, लेकिन मून केव के अंदर बस एक कमरे जितनी जगह थी और इस जगह पर भी कुछ फर्नीचर वगैरह रखे हुए थे। बाकी इस जगह पर सिर्फ एक दीवार थी जिस पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। जाओफेन सभी चीज़ों को इग्नोर कर कर उन सिंबल्स को देखने लगता है और कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद उसकी आंखें चौक से बड़ी हो जाती हैं। वो इन सिंबल को अच्छी तरह से पहचानता था। ये सिंबल किसी और चीज़ के नहीं बल्कि टाओइज्म की कल्टीवेशन टेक्निक ताइजी के सिंबल्स थे। इन सिंबल्स को यहाँ देखकर जाओफेन सोच में पड़ जाता है आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे मिस्टर घोस्ट की बात याद आती है। जाओफेन जल्दी से ताइजी कल्टीवेशन टेक्निक का यूज़ करता है। अचानक से उसकी एनर्जी एक अलग डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है और जाओफेन अपनी उस एनर्जी को इन सिंबल्स के अंदर डालने लगता है। जैसे जैसे जाओफेन अपने एनर्जी को इन सिंबल्स के अंदर डालता जाता है, ये सिंबल्स तेज़ी से चमकना शुरू कर देते हैं। जाओफेन लगभग 5 मिनट तक अपनी एनर्जी को इनके अंदर डालता रहता है। 5 मिनट बाद अचानक से कमरे में एक आवाज़ गूंज उठती है, जैसे कि कोई पुराना ताला टूट चुका हो। तभी अचानक से वो पूरा कमरा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और वो दीवार जो किसी भी तरह से बीच में से क्रैक नहीं लग रही थी, अचानक से उस पर बड़ा सा क्रैक आ जाता है और वो दीवार 2 टुकड़ों में खुल जाती है। वो दीवार खुलते ही जाओफेन अंदर देखता है। अंदर अभी के लिए जाओफेन को सफ़ेद फॉग दिखाई पड़ रहा था। उस फॉग को देखकर जाओफेन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, लेकिन अभी उसके पास सोचने समझने का समय नहीं था, इसलिए वक्त बर्बाद न करते हुए जाओफेन सीधा अंदर घुस जाता है। जैसे ही जाओफेन अंदर जाता है वो दीवार जो कुछ देर पहले खुली थी वो दोबारा से बंद हो जाती है। जाओफेन मून केव के अंदर पहुंच चुका था। वो मून केव के अंदर आगे बढ़ने लगता है। काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि पूरे मून केव में सिर्फ सफ़ेद फॉग छाया हुआ है और इस फॉग के साथ साथ यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। चारों तरफ मामूली सी रोशनी है जिससे शायद ही कुछ देखा जा सकता है। केव में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थीं जो आखिर किसकी थीं ये कोई नहीं जानता था। तभी अचानक से जाओफेन को चक्कर आने लगते हैं और जाओफेन केव के अंदर गिर जाता है। तभी वो अपने एक सपने में पहुंच जाता है। उसे एक गांव दिखाया जाता है जिस गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में अभी के लिए एक प्रेग्नेंट वूमेन थी जिसकी डिलीवरी चालू थी। घर के बाहर ही एक आदमी परेशानी से इधर उधर घूम रहा था जो कोई और नहीं बल्कि उस औरत का पति था। थोड़ी देर बाद घर से डॉक्टर बाहर आती है, मतलब डॉक्टर नहीं कह सकते हैं, आप उस ज़माने के हिसाब से समझ सकते हो कि वो पुराने ज़माने की डॉक्टर होगी। तो जब डॉक्टर बाहर आती है तो उसके हाथ में एक बच्चा था। उस आदमी को बच्चा देते हुए कहती है, अभी के लिए माँ और बच्चा दोनों ही सेफ हैं। तुम्हें अभी के लिए एक लड़का हुआ है। उस लड़के को देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो लड़का उसका बेटा था। वो आदमी उस लड़के को अपने हाथों में ले लेता है, जिसके बाद वो कमरे के अंदर आता है और अपनी वाइफ को देखता है जो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसकी वाइफ कहती है, हमें अपने बेटे का नाम क्या रखना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी सोचते हुए कहता है, हम लोग तो अनपढ़ हैं, ऐसे में हम लोग अपने बेटे का नाम क्या ही रख सकते हैं। मेरे हिसाब से हमें इसमें टीचर लिन की मदद मांगनी चाहिए। वो इस गांव के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हैं। यही सोचकर वो आदमी अगले ही दिन
टीचर लिन के पास जाता है और उनसे अपने बेटे का नाम रखने के लिए कहता है। इस पर टीचर लिन काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद उस लड़के का एक नाम रखते हैं। घर लौटने के बाद वह अपनी वाइफ को इस बारे में बताता है। उसकी वाइफ पूछती है, हमारे बेटे का नाम क्या है? इस पर वो आदमी खुशी के साथ बताता है, टीचर लिन ने हमारे बेटे का नाम जैंग जैंग ज़ाओफैन रखा है। अचानक से ही आसमान में बादल छा जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से बिजलियां कड़कने लगती हैं। तभी अचानक से उस गांव में ज़ोरदार तरीके से बारिश होने लगती है। अब सीन बदल जाता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जैंग ज़ाओफैन अब बड़ा हो चुका था। एक दिन अचानक से जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तब पता नहीं क्या होता है, पर वो अपने दोस्तों से बचकर भागने लगता है। वो भागता जा रहा था और कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे थे। इन सभी का लीडर एक बहुत ही सुंदर लड़का था, जो अभी के लिए गुस्से से ज़ाओफैन का पीछा कर रहा था। वो लड़का गुस्से से कहता है, ज़ाओफैन रुक जाओ। तो ज़ाओफैन कहता है, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। अगर मैं रुकूंगा तो तुम लोग पकड़कर दोबारा से मुझे पीटोगे। ये कहकर ज़ाओफैन भागता जाता है और भागते हुए वो एक बड़े से टेंपल के बाहर पहुंच जाता है। ये टेंपल, ज़ाओफैन इस टेंपल से अनजान नहीं था। ज़ाओफैन इस टेंपल को अच्छी तरह से पहचानता था। 5 साल का ज़ाओफैन उस टेंपल के अंदर चला जाता है और छुपने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो लड़के भी टेंपल के अंदर आ जाते हैं और ज़ाओफैन को पकड़ लेते हैं। अभी के लिए उनके लीडर ने ज़ाओफैन को पकड़ लिया था और वो ज़ाओफैन के ऊपर बैठकर उसका गला दबा रहा था। वो गला दबाते हुए गुस्से में कहता है, ज़ाओफैन तुम हार चुके हो, चुपचाप हार मान लो। ये सुनकर ज़ाओफैन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अभी के लिए उसका गला पूरी तरह से जाम हो चुका था। उस लड़के ने बहुत ही कसकर उसका गला दबाया था। ऐसे में वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रहा था। अब हमें इस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जिंग्यू था। जिंग्यू बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसी गुस्से के साथ वो ज़ाओफैन का गला दबाए जा रहा था। अभी ज़ाओफैन की सांस बस छूटने ही वाली थी, तभी अचानक से वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी, ज़ाओफैन इस बूढ़े आदमी से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। वो आखिर इस बूढ़े आदमी को कैसे नहीं पहचानता। यही बूढ़ा आदमी था जिसकी वजह से उसका पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो गया था और उसे अपने मॉम डैड को छोड़कर सीधा जाकर क्वीन सेक्ट ज्वाइन करना पड़ा था। जिसके बाद उसकी ज़िंदगी ऐसी बदली कि अब वो क्या से क्या बन चुका है ये उसे खुद समझ नहीं आता है। इस बूढ़े आदमी को ज़ाओफैन अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता था। आज वो जो भी था इसी की वजह से था। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मॉन्क था जिसने ज़ाओफैन को बुद्धिज़्म और ताओइज़्म दोनों एक साथ सिखाए थे और उसे वो मोती भी दिया था जो बाद में ज़ाओफैन की ईविल स्टिक से जुड़ गया था। एक तरह से देखा जाए तो आज ज़ाओफैन की ज़िंदगी में जो भी हो रहा था वो इसी की वजह से हो रहा था। इसने ज़ाओफैन को मोती दिया था। अगर वो मोती ज़ाओफैन को नहीं मिलता तो आज ज़ाओफैन ईविल नहीं बनता। वो कभी भी ईविल सेक्ट शायद ज्वाइन नहीं करता और उसके पास कभी भी ईविल स्टिक नहीं आती जो अब धीरे धीरे उसे अंदर से मारती जा रही थी। खैर, अभी के लिए हमारा ये टॉपिक नहीं है। वो बूढ़ा आदमी जल्दी से आगे आता है और जिंग्यू को ज़ाओफैन से दूर कर उन्हें शांत करता है और जिंग्यू को समझाता है कि उसे अपने दोस्त पर हमला नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो उन लोगों से कुछ और बातें करता है और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।